वार्ता के बीच ईरान पर ट्रंप ने तंज कसा है। तंज क्या है? ट्रंप ने एक साथ दो तस्वीरें पोस्ट की हैं। हर रोज कोई ना कोई तस्वीर तो पोस्ट करते ही हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तस्वीर में ओबामा सरकार से ईरान को मिला नकद का ढेर दिखाया गया है। दूसरी तस्वीर में ट्रंप सरकार में ईरान पर हुए बारूदी हमले दिखाए गए हैं। तो ये कंपैरिजन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं कि देखो तुमने ईरान के साथ क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने ओबामा सरकार से अपने कार्यकाल की तुलना की है, अपने फैसले की तुलना की है। अब खबर ईरान के बंदर अब्बास पर अमेरिका के हमले की, जहां 2 ईरानी स्पीड बोट पर अमेरिका के अटैक हुए हैं और ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर भी हमला हुआ है। अमेरिका के इस हमले में IRGC के 4 जवान मारे गए। और अहम खबर है, ईरान के करमानशाह और इस्फहान में भी धमाके हुए हैं। इस्फहान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। कोम शहर में भी धमाके की खबर सामने आ रही है। कोम शहर ईरान की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है और वहां पर भी विस्फोट की खबर आ रही है, धमाके की खबर सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वार्ता की बात हो रही है, उम्मीदें जताई जा रही हैं कि समझौता जल्द होगा, डील जल्द होगी। कभी 5 दिन तो कभी 60 दिन की मियाद सामने आती है। और दूसरी तरफ ईरान पर हमले शुरू हो गए हैं, धमाके की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ईरान के करमानशाह में, इस्फहान में और कोम शहर में ताजा धमाकों की खबरें हैं। ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट जिसमें ओबामा के कार्यकाल और अपने कार्यकाल की वो तुलना करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ बंदर अब्बास पर अमेरिका का हमला हुआ है और अलग अलग शहरों में भी धमाके की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर है कि अमेरिका के हमले से तनाव और बढ़ सकता है और समझौते पर असर पड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। ईरान स्ट्राइक पर विरोध जता सकता है। हालांकि अमेरिकी सेंटर पर हमला ईरान कर सकता है। फिलहाल IRGC से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है। और इस बीच खबर आ रही है कि बंदर अब्बास में हमले पर सेंटकॉम का बड़ा बयान आ गया है। इस बयान में क्या है? सेंटकॉम ने कहा आत्मरक्षा में किया गया है हमला। ईरानी बोट बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। बारूदी सुरंग बिछाते समय यह हमला किया गया है। संयम बरतते हुए हमने अपने जवानों की रक्षा की, ये सेंटकॉम का बयान आ गया है। यानी ये तो बिल्कुल तय हो गया है कि ये हमले अमेरिका की तरफ से ही किए गए। लेकिन अमेरिका ये कहता नजर आ रहा है कि अपने जवानों की रक्षा में हमने ये एक्शन लिया है। तो ईरान में बमबारी और डील पर पेच फंसा, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास अमेरिकी सेना का एक्शन हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह कि 2 ईरानी स्पीड बोट्स पर अटैक हुआ है और ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर भी समीर हमले को अंजाम दिया गया। जी हां, और हमले में IRGC के 4 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यानी इसका अंजाम अब आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकता है। असर क्या हुआ है? पश्चिम एशिया में फिर से अशांति नजर आ रही है। अमेरिका ईरान समझौते पर इसका असर पड़ सकता है। अमेरिका के हमले से ईरान भड़क सकता है। अमेरिका ईरान के बीच इससे अविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि आत्मरक्षा में हमने यह हमला किया है। स्पीड बोट के जरिए माइंस बिछाने का काम किया जा रहा था और इसके बदले में हमारी तरफ से यह एक्शन लिया गया है। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, किस तरह से आप देखते हैं? एक तरफ समझौते की बात हो रही है, डील को लेकर तमाम तरह की उम्मीदें जताता हुआ खुद अमेरिका नजर आ रहा है, और ऐसे में इस हमले का अंजाम क्या हो सकता है, यह क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता है? देखिए, इस हमले का अंजाम डिपेंड करता है IRGC किस तरीके से रिएक्ट करता है। अभी तक उन्होंने इस हमले का जवाब नहीं दिया। हाँ। एक क्लियर कट दिखाता है। देखिए, सीज फायर का टोटल वायलेशन है। अमेरिका तमाम तरीके का बिल्डअप कर रहा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा से उसके अंदर उसने घुसने की कोशिश की है। अगर ईरान उसमें माइन लगा रहा था तो आपने उसको डीमाइन करने का प्रोसेस करना था, ना कि फायरिंग करने का। नंबर 1। नंबर 2, आप बंदर अब्बास को टारगेट करते हैं, आप इस्फहान को करते हैं, आप कौम शहर को टारगेट करते हैं। ये सारा दिखाता है कि वार्ता में आप पेच जो फंसा हुआ है एनरिच यूरेनियम का है।
ईरान पे इतना हमला कर दो कि ईरान प्रेशर में आके इनरिच यूरेनियम को या अमेरिका को हैंड ओवर कर दे या फिर उसको डी इनरिचमेंट के प्रोसेस में लगा दे। तो ये एक पूरी टैक्टिक्स है अमेरिका की। और साथ में अगर आईआरजीसी इससे रिएक्ट करता है, अगर इसका जवाब देता, तो ये युद्ध और एस्केलेट होगा और फिर अमेरिका को एक मौका और मिलेगा जिससे वो पूरी तरीके से ईरान पे फिर से अपनी बमबारी करेगा। लेकिन अमेरिका को पता है कि जो उसके 9 स्टेट के हेड ने जब अमेरिका से बात की थी कि वो ईरान पे हमला ना करे, वो कहीं ना कहीं वनरेबल हो रहे हैं। उस प्रेशर में अमेरिका उस फुल फ्लेजेड तरीके से ऑपरेशन नहीं कर रहा है। मकसद एक है कि पीस प्रोसेस जो एग्रीमेंट हो, चाहे एमओयू को देखिए ईरान ने खारिज कर दिया, लेकिन उस एमओयू में इनरिच यूरेनियम पे एक बात कैसे मनवाना है, उसके लिए मेरा मानना है इस तरीके का प्रेशर चला रहा है। और अगर एमओयू साइन भी हो जाता है तो अमेरिका का मेरा मानना है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपना डोमिनेंस बढ़ाए, चाहे वो ओमान के थ्रू बढ़ाए, चाहे यूएई के थ्रू बनाए, लेकिन इस इलाके को वो अंडर सर्वेलेंस, अंडर इंटेलिजेंस अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और अगर एमओयू के लिए एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और ईरान हर बार, अभी तक तो ईरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ये जरूर मानता है कि अमेरिका का पैटर्न है, एक तरफ आप बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ आप स्ट्राइक करते हैं। यही वजह है कि इससे पहले भी बातचीत को लेकर कोई भी संभव नतीजा निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन आज एक और बड़ी खबर है और ये खबर है अब्राहम समझौते का हो सकता है विस्तार। अब ट्रंप ने अरब के कई देशों से अपील की है, हालांकि समझौते पर साइन करने की अपील की है और अब्राहम से ही ईरान डील ऐतिहासिक बनेगी। हालांकि समझौते से अरब जगत में शांति आएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो फिलहाल ये अरब समझौता, अब ये समझौता है क्या, इसी समझौते को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के मायने क्या है, एक एक डिटेल रखते हैं आपके सामने। क्योंकि अब्राहम प्लान, अरब देश परेशान, ट्रंप का ये प्रस्ताव पहले जानिए। ईरान डील को अब्राहम के विस्तार से जोड़ना चाहिए, ये ट्रंप का प्रस्ताव है। वहीं सऊदी, कतर, तुर्की से इजराइल के संबंध सामान्य हो और पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन भी समझौते में शामिल हो। हालांकि ये देश एक साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करे और मध्य पूर्व में ऐतिहासिक गठबंधन बनाने का यही समय है। ऐसे में भविष्य में ईरान भी इस समझौते का हिस्सा बन सकता है। जल्द एक इंफॉर्मेशन, किन देशों के हस्ताक्षर हैं, किनको अभी और हस्ताक्षर करने हैं। वहीं यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान, ये वो देश हैं जो अब तक हस्ताक्षर कर चुके हैं और प्रस्ताव के तहत सऊदी अरब, कतर, मिस्र और जॉर्डन के साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान। वहीं अब्राहम समझौता है क्या, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जी हां, अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है। आपको बताते हैं कि यह समझौता आखिर है क्या। 3 पॉइंट में हम आपको समझाते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड आखिर क्या है। अरब देशों में हालात सामान्य करने की पहल के तौर पर इसे देखा जाता है। इजराइल समेत 12 देशों में शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हो, इस मकसद से इसे किया गया। इजराइल अरब के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हुई इसके जरिए। टाइमिंग और वजह क्या है? अरब के देश और इजराइल के बीच भीषण तनाव है आज की तारीख में। अरब देश इजराइल के बीच फिलिस्तीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अरब देश तभी मान्यता देंगे जब फिलिस्तीन मुद्दे का कोई हल निकले। समझौते में फिलिस्तीन का मुद्दा अलग रखा गया है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2020 में ट्रंप की मध्यस्थता से यह शुरू हुआ। अब ट्रंप अब्राहम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और अब इसे लेकर आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है? क्या अरब देश वाकई अमेरिका के कहे को मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल। हालांकि पांडे सर, आपसे इसको लेकर सवाल करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब्राहम समझौते का ईरान से क्या संबंध है? क्योंकि ट्रंप ईरान डील को अब्राहम से जोड़ना चाह रहे हैं और ईरान और अरब देशों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण है कि अरब और इजराइल के बीच दूरी और तनाव कम किया जाए और संपूर्ण अरब पर अमेरिकी प्रभुत्व का भी विस्तार करना जरूरी है। जबकि चीन और रूस के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश, वहीं जो देश शामिल नहीं है उनकी नीयत पर भी इसके जरिए पांडे सर सवाल जरूर खड़े होते हैं। पांडे सर।
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कि अब्राहम समझौता जो सितंबर 2020 में दो देशों यूएई और बहरीन के साथ शुरू हुआ और एक महीने बाद अक्टूबर में उस पर मोरक्को सूडान जुड़े और कजाकिस्तान ने बाद में उसमें हस्ताक्षर किए। ऐसे हालात में कहा गया कि इन देशों की जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सोशल जो इंडेक्स है वो काफ़ी इंप्रूव हो गए इस समझौते के बाद। कैसे हुए, क्या हुए, वो उस पक्ष पर कोई बात नहीं करता। महत्वपूर्ण बात यह है जो 9 देशों का नाम लिया जा रहा है, इनको जो ये 5 देश हैं इनको दोबारा उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। उद्देश्य ये है कि सभी देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना। क्या सक्षम होंगे? क्योंकि पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है। सऊदी अरेबिया के बारे में आपने ऑलरेडी जिक्र कर लिया कि वो चाहता है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो अप्रोच है वो बड़ा क्लियर हो, 2 नेशन थ्योरी का पालन हो, तभी वो आएगा। क्योंकि ये बात ये बहुत दिनों से कहता रहा। पाकिस्तान जो 75 वर्षों से कहता रहा है कि उसके पासपोर्ट में कहीं कोई जा सकता है इजराइल के अलावा। तो इजराइल से दोस्ती, देखिए पूरे अब्राहम जो ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया है उसमें इजराइल का नाम कहीं नहीं है, लेकिन इजराइल हर जगह उपस्थित है। ये साफ बताता है कि अमेरिका चाहता है किसी प्रकार से भी उस क्षेत्र में इजराइल के साथ जो है अगर संबंध सामान्य होते हैं तो जो तनाव बढ़ रहा है, जो बढ़ता रहता है समय के साथ, उस पर शायद रोक लगे। लेकिन सारे समीकरण इतने इंडिविजुअल समीकरण इतने सारे हैं कि इसको जो है एग्जीक्यूट करना टेढ़ी सही बात है। ये एग्जीक्यूट किया जा सकेगा या नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। और पाकिस्तान का आपने जिक्र किया पांडे जी, ट्रंप के शांति प्लान से मुश्किल में है पाकिस्तान। ट्रंप ने पाकिस्तान को समझौते में शामिल होने के लिए कहा है। अब्राहम समझौते में शामिल नहीं होना चाहता पाकिस्तान। इजराइल को पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो शहबाज शरीफ की सरकार का घर में ही घिरना तय है। और अब्राहम समझौते पर ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सुनिए। अब्राहम समझौते में पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। अब्राहम समझौता हमारी मूल विचारधारा के खिलाफ और उन लोगों के साथ कैसे बैठे जिन पर एक दिन के लिए भरोसा नहीं। तो अब करें तो करें क्या, ये वाली हालत हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की। अब्राहम समझौते पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। वजह क्या है? पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी। अगर शामिल हुआ तो पाकिस्तान में विद्रोह भड़क सकता है। पाकिस्तान को फिलिस्तीन समर्थक नीति बदलनी पड़ेगी। क्या ऐसा पाकिस्तान करेगा? पाकिस्तान पुरानी 2 राष्ट्र समाधान नीति के खिलाफ है। हालांकि होगा क्या? ये कदम पाकिस्तान की इस्लामिक पहचान को धक्का है और पाकिस्तान के अंदर भारी राजनीतिक विस्फोट भी संभव है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि यूएस ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका में पाकिस्तान, सर ये पाकिस्तान, शिरदेंदु सर सवाल आपसे, ये पाकिस्तान की मूल विचारधारा के खिलाफ है या पाकिस्तान का यही रुख डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? देखिए, मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड साइन करता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड से निकल जाएगा। मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम डोमिनेंस है उससे वो उसके बरखिलाफ जाता है। और साथ में जो इजराइल की उसकी नीति है उसने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया और पैलेस्टाइन के साथ हमेशा खड़ा रहा है, उससे एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लेकिन जब आप अमेरिका की लाइन को टो करते हैं, जब अमेरिका से डिक्टेशन लेते हैं, अमेरिका के मैसेंजर बने काम करते हैं, तो अमेरिका तो अब्राहम अकॉर्ड को पूरे मिडिल ईस्ट में लागू करना चाहता है। वो तो ईरान पर भी लागू करना चाहता है, सऊदी अरेबिया को भी फोर्स कर रहा है कि वो उस अकॉर्ड को साइन करे, जिससे कि करीब पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के पीछे नामबंद हो और वो वहां पे एक शांति व्यवस्था हो। और उस शांति व्यवस्था की गारंटी करेगा अमेरिका, उस शांति व्यवस्था को इंश्योर करेगा इजराइल। और इजराइल की जो हेजेमोनिस्टिक पॉलिसी, जो ग्रेटर इजराइल का सपना और जो डोमिनेंस है मिडिल ईस्ट, उसको अचीव कर सके। यहां पाकिस्तान, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाह रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक महत्वपूर्ण तस्वीर हमारे पास आ रही है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है दिल्ली में और ये तस्वीरें आप देखिए। मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आ रहे हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो चुकी है और ऐसे वक्त में ये बैठक हो रही है जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन नजर आ रही है। ऐसे वक्त में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है और विदेश मंत्रियों की बैठक की ये तस्वीरें आपके सामने। Remarks starting with Australia. So over to you, Ben. Thank you very much, Minister Jaishankar. And can I thank you for hosting us here in Delhi, for bringing us together
We meet in the world's largest democracy and a power that is so important in the shaping of the Indo-Pacific and the world. And to Secretary Rubio, can I acknowledge that since you have been in office, the leadership that you have shown on the Quad, I think the very first meeting after you were sworn in, we appreciate it. And Minister Motegi has been there from the very beginning. So he's one of the original Quad ministers. So thank you for your leadership as well. I wanted to start by reflecting on a point that Minister Jaishankar made at one of our earlier Quads in Washington, I think. And you spoke about choices and about doing what we can together to ensure that the Indo-Pacific and the countries within it have the freedom of choice on their security and on asserting their sovereign interests, their freedom of choice on their development and on the future of the region we all share. And that is central to how Australia approaches our engagement. फिर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जी के पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी, क्वाड के अस्तित्व को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्वाड जब बनाया गया था तब स्थितियां परिस्थितियां अलग थीं। आज की तारीख में स्थितियां अलग नजर आती हैं। अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर रुख तो आप देख ही रहे हैं। ऐसे में क्वाड की महत्ता को आप कैसे देखते हैं? आज की तारीख में इसका क्या महत्व आपको नजर आता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो क्वाड के 4 देशों के बीच में एक शीशे की दीवार थी, उसको टैरिफ के हथौड़े से ट्रंप ने बार बार तोड़ने का प्रयास किया और काफ़ी जो है उनमें दूरियां पैदा हो गई और एक समय ऐसा लगा कि शायद क्वाड समाप्त हो गया है। और इस साल मिस्टर ट्रंप को इंडिया भी आना था मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी प्रयास चल रहे हैं उसके, लेकिन उसको जो है उस पर हामी नहीं भरी गई। अब जरूरत क्यों पड़ी, क्यों एकदम से क्वाड का ध्यान आया? अगर उसको तोड़ना था तो उसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला कारण कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा, वहाँ गए, जो उनके साथ व्यवहार हुआ, जो खाली हाथ लौटे, वो जो उनके मंसूबे थे उन सब पर जो है कुठाराघात हुआ। दूसरी बात कि ताइवान के आसपास चीन ने जो अब हथियार डिप्लॉय किए हैं वो सारे के सारे वो हैं जो अमेरिकी जो सिस्टम्स हैं उनको किस प्रकार से जो भेद देंगे उसको डिप्लॉयमेंट को देख कर अब चीन के लिए एक जो है अपर हैंड मिल गया है, टेक्निकल एसिमेट्री उसके पक्ष में आ गई है। ऐसे हालात में अमेरिका अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है, क्योंकि ये उसने एक और सीखा कि मिडिल ईस्ट में जो ऑपरेशंस हुए, इतना सारा जो है असला इकट्ठा करने के बाद, इतने जहाज वॉरशिप के बाद भी वो जो है प्रभुत्व जो चाहता था बैटलफील्ड पर वो नहीं मिला। चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। मकसद तो क्वाड का यही था कि किसी तरह से चीन की दादागिरी पर लगाम लगाई जा सके, पाकिस्तान के आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन शरदेंदु जी, आज की तारीख में अमेरिका चीन से दोस्ती करने की कोशिश करता हुआ दिखता है कम से कम, और पाकिस्तान को गोद में खिलाता हुआ दिखता है। तो फिर क्वाड का मोटिव क्या अब आपको नजर आता है? देखिए, मेरा मानना क्वाड की जो संरचना की गई थी वो इंडो पैसिफिक रीजन में की गई थी और जिसमें ताइवान एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो उसके साथ बना रहे। तमाम छोटे बड़े देश में उसके मिलिट्री बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, एयरफोर्स के बेसेस हैं, उनकी सुरक्षा और जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे जिसपे ग्रेटर चाइना बढ़ता हुआ नजर आ रहा था उसको चेक करने की बात चल रही थी। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसी वजह से इसकी संरचना की गई। लेकिन बीच में जैसा डोनाल्ड ट्रंप डीरेल हुए, उन्होंने क्वाड को दरकिनार किया और कहीं ना कहीं चाइना से उन्होंने अपने टैरिफ को लेके और ट्रेड को लेके एक समझौता करने की कोशिश की। और जिसके लिए मकसद था रेयर अर्थ मिनरल, जो कि बड़े इनरिच फॉर्म में चाइना की कंपनीज बनाती हैं और जिसकी अमेरिका को सख्त जरूरत है। जब तक अमेरिका की फर्म अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर रेयर अर्थ मिनरल को रिफाइनमेंट करने का नहीं कर लेती, तब तक उसे चाइना पे आश्रित रहना होगा। इसलिए उन्होंने क्वाड को कंप्रोमाइज किया। क्वाड के साथ साथ आपने देखा होगा इंडोनेशिया को भी इसमें लाने की बात की और इंडिया को साइड कॉर्नर किया। लेकिन अमेरिका को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान और अमेरिका एक पेज पे आते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। बाकी ऐसी कोई वजह नहीं है जिसको कि अमेरिका हिंदुस्तान के ऊपर डिक्टेट करे कोई टर्म। लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन ऐसा है जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट और अमेरिका का इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, एक जैसे होते हैं, लिहाजा इसकी जरूरत थी। क्योंकि वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन एक बड़ा मुद्दा, जयशंकर का यह बयान जिस तौर पर सामने आ रहा है, आज के इस हालात को देखते हुए सहयोग कितना मायने रखता है, कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है, ये एक सवाल मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इंडो पैसिफिक रीजन के तौर पर तो एक्सपर्ट स्टूडियो में बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त के हालात जहां युद्ध की स्थिति का पूरे ग्लोबली जो असर हो रहा है, इस बैठक में उसी मुद्दे पर किस लिहाज से चर्चा?
I want to thank Tochi and Penny as well for joining us, with your willingness to come over here and do this, and it comes at an important time. It was our goal, as I began as Secretary of State, and has been pointed out earlier, my first meeting as a Secretary of State was the Quad, literally within minutes of being sworn in, and I thought that demonstrated our commitment to this process. But our goal collectively over the last year has been to turn this from a forum in which we meet and talk about problems to one where we actually do something about it. And I think we can report to our peoples, respectively, that we are beginning to do that pretty aggressively and pretty impressively on the areas of cooperation. And it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today, I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of 4 strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also, not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action, but each of these 4 nations represented here today bring unique capabilities that collectively we can bring to bear on some of the most significant problems facing the world, whether it's a humanitarian response, whether it's the security of energy, whether it's the freedom of navigation, whether it's the need to diversify our supplies of not just energy, but critical minerals and supply chains. These are areas where all 4 of our countries, collectively and individually, can bring tremendous assets to bear in terms of solving these problems. So thank you for hosting us, and I know we're going to continue to not just meet but take action, because a lot of work happens after our meetings. Our staffs go back, they coordinate year-round constantly. We have people at the State Department that are specifically assigned to this relationship and to this forum. मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इंडो पैसिफिक में ड्रैगन की हिमाकतों पर क्वाड की चिंता इस बैठक में किस तौर पर सामने आ रही है, और सवाल पश्चिम एशिया में आज के इस हालात को देखते हुए ये सहयोग कितना जरूरी? देखिए, फिर भी अभी से कुछ ही देर के बाद क्वाड देशों के जो विदेश मंत्री है उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट शुरू होने वाला है, और जाहिर है कि इन चारों देश जो क्वाड मेंबर देश हैं इनकी क्या प्राथमिकता होगी, इनका क्या विजन होगा, ये सबके सामने वो रखेंगे। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के चीन दौरे के बाद से दुनिया भर में इस बात को लेकर सवाल उठ भी रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप जिनपिंग के गले मिलने की कोशिश करते हैं या फिर जिस तरह से चीन के साथ बेहतर संबंध करने का दावा करते हैं, तो उसके बाद क्वाड की प्रासंगिकता केवल जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में सप्लाई चेन को सुनिश्चित करना रह जाएगा, या सच में क्वाड को जो एक एजेंडा जानकार हमेशा बताते रहे हैं कि चीन को नियंत्रित करने के लिए चारों जो मैरीटाइम डेमोक्रेसी है वो एकजुट हुए हैं, तो क्या वो सच में इसमें भी कामयाब हो पाएंगे? तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कि इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होगा, जिस पे देखना होगा कि जो मेंबर कंट्री के विदेश मंत्री हैं वो अपना पक्ष किस तरीके से रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में चल रही है। इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर को बोलते हुए हम सुन रहे हैं। इससे पहले मार्को रूबियो ने भी अपनी बात रखी, और क्वाड का भारत मेजबान है, लेकिन चीन से लेकर ईरान तक का जो एजेंडा है वो किस तरह से इस मीटिंग में तय किया जाता है, इस पर हमारी आगे नजर होगी। और एक बार फिर लौटते हैं अपनी खबर की तरफ। ईरान से डील पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ईरान से शानदार डील या नो डील, समझौता नहीं हुआ तो पहले से ज्यादा भीषण जंग होगी। पश्चिम एशिया में पूरी तरह से शांति लाएंगे, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखिए, समझौता नहीं हुआ, एक तरफ समझौते की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ धमकी देते नजर आते हैं, और यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान से डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि या तो शानदार डील होगी या फिर डील होगी ही नहीं। अरब में शांति या महाविध्वंस, ट्रंप का शांति संदेश क्या है? ईरान सभी शर्तों को माने, अरब देश अमेरिका का साथ दें, अरब देश इजराइल से संबंध भी सामान्य कर लें। युद्ध की धमकी वो देते नजर आ रहे हैं। ईरान डील करे नहीं तो हमला कर देंगे, पहले से ज्यादा भीषण जंग होगी। इसके मायने क्या है? ईरान पर डील के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पश्चिम एशिया में अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल को कूटनीतिक समर्थन भी
दिया जा रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या इतने दिनों तक जंग लड़ने के बाद, इतने दिनों के सीज फायर के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में नहीं आया है कि ईरान को धमकाकर सरेंडर तो नहीं करवाया जा सकता? देखिए समीर, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं एक चीज को मानता हूं, जो कॉमन मैन आज की डेट में समझ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के क्यों नहीं बात समझ में आती है। हाँ। अगर आप ईरान में पीस की जब बात करते हैं तो आप साथ में ये क्या बोलते हैं कि या तो पीस होगी या फिर बड़ी वॉर होगी। आप सिर्फ पीस की बात करिए, वॉर को आप दरकिनार करिए, लेकिन आप वॉर के द्वारा एक तरीके का प्रेशर जनरेट करना चाहते हैं, और ऐसा प्रेशर जो ईरान के ऊपर काम नहीं कर रहा है। जब आप मिडिल ईस्ट के परमानेंट पीस की बात करती है तो आप टू नेशन थ्योरी को भी आगे बढ़ाइए, फिलिस्तीन का हक दिलाइए, इजराइल का एज इट इज उसके पास अपनी टेरिटरी तमाम उसने इलाके कब्जा कर रखा है वो है, तब वहां पे पीस की बात बनेगी। सिर्फ इजराइल को बैक करके अगर आप पीस मिडिल ईस्ट में लाना चाहते हैं तो एक लॉपसाइडेड अप्रोच होगा। आप पीस तो इराक में नहीं ला पाए, आप पीस सीरिया में नहीं ला पाए, आप पीस लेबनान में नहीं लेके आए, लेकिन आप पूरे मिडिल ईस्ट में पीस लाने की बात करते हैं, और वो भी सिर्फ इजराइल को बैक करके। इस तरीके का जो पार्टीशन, इस तरीके जो लॉपसाइडेड व्यू है वो नहीं सक्सेस होने वाला, इसको समझना पड़ेगा। अगर आप पूरे इलाके में शांति चाहते हैं, अब्राहम अकॉर्ड को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बेसिक मुद्दे पे काम करने की जरूरत है, और इजराइल को इसको समझना पड़ेगा। इजराइल इस पूरे मौके का फायदा उठा रहा है। ईरान पे तो हमले हो ही रहे हैं, साथ में लेबनान भी देखिए सफर कर रहा है, वहां के हमलों में कोई कमी नहीं हो रही है। ईरान और अमेरिका में तो युद्ध विराम हुआ भी, लेकिन लेबनान में कहीं नहीं हुआ। तो जब आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो एक कंप्लीट पॉलिसी दीजिए, एक कंप्लीट एक पर्सपेक्टिव दीजिए। इस तरीके के बयानात, बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसना, वहां फायरिंग करना, पोर्ट अब्बास में आपने फायर किया, इस तरीके के माहौल में आप शांति की वार्ता में सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यूरेनियम एनरिचमेंट कोई भी कंट्री अपने देश का नहीं हैंडओवर करेगा अमेरिका को। अमेरिका ये बड़ा टॉल ऑर्डर दे रखा है ईरान को, यहां पे बात फंसी हुई है। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि जैसा मैंने बोला था, कॉमन मैन समझ रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ रहा है, पूरा विश्व समझ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ रहे। उन्होंने अपना 1 पॉइंट प्रोग्राम कर रखा है और कहीं ना कहीं वो ओवरवेल्म्ड है अपने मिलिट्री पावर को लेके। लेकिन उन्हीं के तरीकों को ईरान भी अपना रहा है सर, और जिस तरीके का ईरान का रुख है, प्रस्ताव को वो भी खारिज कर चुका है। हालांकि अमेरिका ईरान सीक्रेट वार्ता को कैसे बड़े झटके लगे। समर्थित यूरेनियम देने के लिए आईआरजीसी तैयार नहीं है। आईआरजीसी ने सऊदी के दावे को भी खारिज कर दिया है, और गुप्त वार्ता में यूरेनियम पर बातचीत नहीं। तो देखिए, कुल मिलाकर परमाणु जखीरे पर ठन गई है। आईआरजीसी ने नई चाल चली है। खबर देखिए क्या है, अमेरिका ईरान वार्ता को झटका लगा है। यूरेनियम देने को आईआरजीसी किसी भी हाल में तैयार नहीं है। ट्रंप बना रहे हैं यूरेनियम देने का दबाव। पहले सऊदी अरब के हवाले से यह खबर आई, यूरेनियम विदेश भेजे जाने का दावा किया गया। अब आईआरजीसी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। सवाल क्या है, क्या शांति के पक्ष में आईआरजीसी नहीं है? किसी भी वक्त क्या फिर ये जंगी ज्वाला भड़कने वाली है? सुप्रीम लीडर से क्या अलग चल रही है आईआरजीसी? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। को लेकर तो अमेरिका भी बड़े दावे कर चुका है कि सुप्रीम लीडर से अलग ही आईआरजीसी का रुख नजर आता है, और ये एक क्या सबसे बड़ी वजह आप मानते हैं? जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेते हुए, कंट्रोल को देखते हुए, टोल ना वसूली को लेकर पिछले 24 घंटे में जो बड़ी खबरें आई हैं, उस लिहाज से वार्ता कहीं ना कहीं संभव लग रही है, और ऐसे में सवाल एनरिच यूरेनियम को लेकर अभी भी बना हुआ है। देखिए, यूरेनियम का मुद्दा जो है शुरू से ही जो है वो किरकिरी रहा है दोनों के लिए, क्योंकि ईरान चाहता कि वो हो और अमेरिका कहता है मैं होने नहीं दूंगा। और अभी जो वर्तमान में लेटेस्ट भी कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप तो यूरेनियम को पूरा समाप्त कर दीजिए अपना आईएए के संरक्षण में, या उनको दे दीजिए, अमेरिका को दे दीजिए, वो डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन जो ईरान चाहता है कि ना उनके पास रहे ना अमेरिका के पास रहे, वो किसी तीसरे देश के पास जाए। इसमें अमेरिका को क्या दिक्कत है वो उसको खुल के बात करनी चाहिए, और किस देश को देना चाहेंगे उस पर खुल के बात करें, शायद जो ग्रंथियां हैं खुलने लगेंगी। जहां तक वार्ता की बात है, वार्ता चल रही है, ये अपना अपने बहुत पॉजिटिव एलिमेंट है। दोनों देश चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध जो है जिस प्रकार से सीज फायर लेबनान में चल रहा है, लेकिन तथाकथित वो सीज फायर है, और लगातार हमले जारी हैं इजराइल के हिजबुल्लाह पर, और हिजबुल्लाह के अटैक भी हो रहे हैं। तो ऐसे अगर सीज फायर करना है तो उसका क्या, कितनी उसकी उम्र होगी, कब तक वो कामयाब रहेगा, ये सारे प्रश्न जो हैं वो अधर में अटके रहेंगे। छोटा सा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स का ही नतीजा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर टोल को लेकर फैसला रूल आउट हो चुका है, वहीं अब एनरिचमेंट यूरेनियम को लेकर भी एक फैसला संभव है। प्रेशर टैक्टिक्स काम आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की, पांडे साहब? देखिए, प्रेशर टेक्निक इसमें हम तब कहे कामयाब आ रही है जब कुछ आगे बात बढ़े। बात वहीं की वहीं अटकी पड़ी जो पहले दिन थी।
जो 28 फरवरी को था वही आज भी है, उसमें उनके स्टांस में कोई अंतर नहीं आया। तो ये प्रेशर जो है निश्चित रूप से लगता है डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने जुलाब की गोली खा ली है, प्रेशर उनका जरूर बढ़ रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर क्या इलाज कर रहे हैं वो, उसमें वो सही इलाज नहीं कर रहे हैं जो चाहिए। और ये देखिए नेगोशिएशन के टेबल पर जब आप आते हैं तो दोनों पक्षों को शांति से सुनना होगा। माहौल जो आपने बना रखा है कि हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे, आपकी नेवी समाप्त हो चुकी है, IRGC समाप्त हो चुकी है, आपकी लीडरशिप नहीं है, आपका कहीं कुछ नहीं है, आपके साथ कोई नहीं है, पूरा आप अकेले हैं, ये आप क्यों कहना चाहते हैं? आप शांत रहिए और बात को सुलझाने का प्रयास करिए। देखिए कि कहां पर गांठें हैं उनको कैसे खोली जाएं और किस प्रकार से ईरान के साथ बाकी जो रूस और चाइना का पक्ष है उस पर कैसे वो एड्रेस कर सकते हैं, या इस एंगल पर दें तो शायद शांति की तरफ बहुत तेजी से बढ़ पाएंगे। एक और रुख सर यहां पर देखने वाला है, सॉरी समीर, यहां बात अब ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में तनाव जिस तरीके से बढ़ चुका है उसको लेकर खबर है। वार्ता नहीं हमलों के पक्ष में है नेतन्याहू, और ट्रंप के फैसलों पर इजरायली असर नहीं। हालांकि वार्ता से इजरायल को बाहर रखा गया है, ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा। समीर, तो देखिए ट्रंप के फैसलों पर इजरायली असर नजर नहीं आ रहा है, ये कहा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कैसे ईरान डील से मुश्किल में फंसता हुआ दिख रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रुख क्या है? ईरान से बातचीत जारी है, बातचीत के पक्ष में नहीं है नेतन्याहू। एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू जो हैं इस पर भड़के हुए हैं। हॉर्मुज खुलवाना अभी ट्रंप का फोकस नजर आ रहा है, लेकिन हमलों के जरिए दबाव डाला जाए ईरान पर, इसके हिमायती नजर आ रहे हैं नेतन्याहू। जंग जल्द खत्म होनी चाहिए, ये ट्रंप की चाहते हैं। और लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहा है इजरायल। हालांकि एक और बड़ी बात है, वार्ता में इजरायल शामिल ही नहीं है और ट्रंप के फैसलों पर इजरायल का कोई असर नहीं है। हालांकि इसी हालात के बीच अमेरिका के टारगेट पर लगभग पूरे हैं और पूरी तरीके से उसके टारगेट सेट हैं। इजरायल ने सभी लक्ष्य हासिल अभी तक नहीं किए हैं। एक और बड़ी बात यह है जहां साफ है कि अमेरिका लगातार बातचीत के जरिए हल चाहता है, लेकिन नेतन्याहू बार बार अगले फेस ऑफ ऑपरेशन के लिए दबाव डाल रहे हैं। एक बड़ा सवाल शरदेंदु सर आपसे इस लिहाज से करने से पहले आपको बता दें, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां ईरान के साथ वार्ता में इजरायल को ट्रंप ने शामिल नहीं किया है। हालांकि यही रुख इस तनाव के बीच आगे क्या असर दिखाएगा इस पर हमारी नजर रहेगी। आप दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर क्या है आपको बताते हैं। देश की खबरों का हम रुख करने जा रहे हैं और अहम खबर कर्नाटक से जुड़ी आ रही है। कर्नाटक के मुद्दे पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठक हो रही है। राज्यसभा और काउंसिल चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। सोर्सेस के हवाले से यह अहम खबर आ रही है। सीएम बदलने या कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा नहीं हो रही है। सोर्स ये बता रहे हैं राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों को लेकर इस मीटिंग में चर्चा होगी। कुमार विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कर्नाटक में क्या खिचड़ी पक रही है? राजनीतिक तौर पर सियासी गलियारों में यह सवाल जरूर पूछा जा रहा है कुमार, लेकिन इस मीटिंग का एजेंडा क्या बिल्कुल तय है और जो हम बता रहे हैं वही है? जी हाँ, बिल्कुल। जो तमाम तरह की खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चर्चा है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है, ऐसी कोई चर्चा होने नहीं जा रही है। सूत्रों का यह कहना है कि इंदिरा भवन में 11 बजे डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया पहुंचेंगे और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल रहेंगे। 3 सीटें राज्यसभा की हैं और 9 सीटें विधान परिषद की हैं। इनके उम्मीदवारों को तय करने के लिए बैठक हो रही है और सूत्रों का यह भी कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार के मामले को लेकर या नेतृत्व में अगर परिवर्तन होना है तो ये इन दोनों चुनावों के बाद इस पर बैठक होगी, क्योंकि उसके पहले कोई भी पार्टी ये नहीं सोच सकती है कि किसी को मंत्रिमंडल से हटाए और किसी को लेकर के आए, हटाया जाए, वो क्रॉस वोट करने लग जाए। तो ऐसा जंजाल कोई पार्टी मोल नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में आज की चर्चा विधान परिषद और राज्यसभा की सीटों को लेकर ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमें देने के लिए। कर्नाटक के मुद्दे पर कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है, लेकिन सीएम बदलने को लेकर ये मीटिंग नहीं हो रही है, हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं। कुमार विक्रांत इसी का जिक्र कर रहे थे।